तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरे हिसाब से अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अपना सीपीयू जो प्रीलिम्स है वो कब है, वो आपका जून में है। जून में है तो जून में होने के बाद आपके पास कितना टाइम बचा है। सिर्फ आज हो गई 28 तारीख, तो आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं। 28, 27, 28, 29 जून को आपका सीपीयू का प्रीलिम्स है। तो हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, मैंने इस पहले पन्ने पे लिखा है। तो सबसे पहले हम मैथ का रिवीजन करेंगे। मैं एक रिवीजन सीरीज़ है ये, जैसा कि हर साल मैं कोशिश करता हूँ कुछ रिवीजन कराने की क्वेश्चंस। ठीक है, अपना टारगेटेड स्कोर जो आपको पता है मिनिमम जो रहेगा 45 रहता है। और मैंने कितना अचीव किया है, मैंने सिर्फ 49 अचीव किया है आउट ऑफ 50। ठीक है, ओनली थिंग जो रिक्वायर्ड है इस चीज़ कोर्स में, सिर्फ एक ही चीज़ रिक्वायर्ड है कि आपको सिर्फ हार्ड वर्क, यानी कि एक तरीके से आपको डेडिकेशन होना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करने की एक इच्छा होनी चाहिए मैथ के क्वेश्चनों में। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे से क्वेश्चन नहीं होता तो मैं इसको करूँगा ही नहीं। तो ये प्रकार की आपकी जो भूमिका है, एक तरीके से आप में जो इंटरेस्ट है वो आप में नहीं होना चाहिए। आपको पूरा एक तरीके से ऐसा होना चाहिए कि मैं इस बार सीपीयू में जितने प्रीलिम्स से मेरा अच्छे से अच्छा स्कोर बन सकता है उतना लाने की मैं कोशिश करूंगा। उसके लिए अगर मेरे को कहीं से फ्रूटफुल मिलता है वीडियो या फिर जहां से भी क्वेश्चन मिलता है मैं प्रैक्टिस करूंगा। ठीक है, तो इस सीरीज़ में अपन कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इनके बेस्ड आपको पैटर्न आता है नहीं आता है, आपको ये क्वेश्चन ट्राई करने हैं, वीडियो पॉज करनी है, ट्राई करना है। फिर वो मेथड अगर आपका अच्छा है, मैं कराता हूँ किसी शॉर्टकट मेथड से, तो मेरा वाला अच्छा लगता है तो आप उसको रख सकते हैं। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये जनरलाइज अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ये क्या आता ही है। सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स बराबर 1 है, एक्स प्लस वाई बराबर 2 दे रखा है, ये ज्ञात करना है। अब एक आपने देखा होगा ए क्यू प्लस बी क्यू ये फार्मूला होता है जनरली, आपने हर क्लास में पढ़ा होगा, तो मैं इस फार्मूले को लिख रहा हूँ। ये सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा मैं उसको लिखूंगा सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस बी, एक्स में तो एक्स लिख लो, यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर एक्स वाई है तो एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको एक्स वाई की टर्म में लिखूँ तो एक्स प्लस वाई, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये हो रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करना है। अब सोचो दिया क्या हुआ है, अपने को सबसे पहले जो दिया है उसको सिंप्लीफाई करना है, सरल रूप में लाना है। तो इसको सरल रूप में जब लेके आओगे तो आप क्या करोगे, दोनों इसका एलसीएम ले लोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर वाई स्क्वायर हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा एक्स वाई। अगर मैं डायरेक्ट भी ले जा सकता था, लेकिन मैं एक एक स्टेप दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 0। ये कैसे आया, आपने एक्स वाई को इधर भेजा, उससे फिर पक्षांतरण कर लिया तो ये आ गया। अब देखो इसका मान 0 है, तो इसको अगर यहाँ रख दोगे आप तो इसका मान क्या हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का। ये फार्मूला एक्स क्यू प्लस वाई क्यू को तो था जो कि पूछा गया है। तो अगर 0 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 0। तो आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि इस ऐसा कुछ आपके पास अंक 0 आता है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यानी कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो माइनस का चिन्ह हो। तो अगर ये 0 होता है तो आपको फार्मूले से आपको पता है, आपने फार्मूला, ये तो इसका फार्मूला हो गया। अगर ये 0 है तो 0। अगर यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू पूछा होता तो ए क्यू माइनस बी क्यू यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका फार्मूला आपको पता होगा क्या होता है, ए माइनस बी, और नीचे क्या हो जाता है ए स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई में बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर ये भी 0 होता तो ये भी फार्मूला 0 आ जाता। ठीक है, तो सिंप्लीफाई इस क्वेश्चन में अपन ने 2 क्वेश्चन करे हैं सेम फार्मूले पे। इसी फार्मूले पे कई सारे क्वेश्चन सीपीयू में भी आते हैं, सीजीएल में भी आते हैं। एक क्वेश्चन पक्का आता है, कभी कभी 2-3 आ जाते हैं। और ये फार्मूला अलजेब्रा में भी यूज़ हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज़ हो जाता है। तो जैसा अकॉर्डिंगली ये हो गया। ठीक है, तो इसमें 0 आंसर आ गया, इसमें 0 टिक नहीं किया अपन ने, तो 0 आंसर आपको पता है, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है वो वेतन का 72% खर्च कर देता है। खर्च कर दिया यानी कि एक्सपेंस कर दिया उसने, जिसको इंग्लिश समझ नहीं आ रही वो इंग्लिश में बोल रहा हूँ मैं टर्म। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि प्रति महीने वो इतने रुपए बचा लेता है, 5,740 रुपये वो प्रति महीने बचा लेता है। अब वो कह रहा है कि वार्षिक वेतन जो होगा उसका साल में उसका 10% कितना होगा। तो सबसे पहले आपको मासिक वेतन ज्ञात करना है। तो आप देखो बचत इसकी कितनी है 5,740। ठीक है, अब ये अगर परसेंटेज में निकाला जाए तो मानो अगर उसकी 100% थी, उसमें से 72% उसने खर्च कर दी, तो बची कितनी 28%।
ये बचत है उसकी, इसका मान इन्होंने दे रखा है। तो यहाँ पे अगर आप शॉर्ट फॉर्म में करना चाहो तो फटाफट लिख दोगे कि 28% जो है उसका जो मान है वो 5740 है। तो हमको निकालना है 100%, यानी कि मंथली जो इनकम है वो कितनी होगी, तो 100% का मान निकाल लेंगे आप। काटा पीटी आप कर लोगे, 7 चौक 28, यहाँ पे करोगे 7 8 56, 7 दूनी 14, 0 और काटोगे, यहाँ आएगा 4 दूनी 8, 205 आ जाएगा। तो यहाँ पे 20,000 जो 500 है उसकी मंथली इनकम आ गई। ठीक है, ये मंथली इनकम ऐसे निकाल सकते हो, अगर ये डायरेक्ट रखना जानते हो ठीक है। अगर दूसरा मेथड भी आप ऐसे मान के करो कि जैसे कई लोगों को ये नहीं पसंद आता, तो उनको लगता है कि 100x एक उसकी पूंजी थी, यानी मंथली इनकम मिल रही थी, और उसमें से कह रहा है कि 72% उसने खर्च कर दी, तो 72x उसने खर्च कर दी। ठीक है, अब बची कितनी, 100, वही 28x। इसका मान इन्होंने दे रखा है कितना, 5740। अब x का टर्म जो निकालोगे वो इतना ही आएगा जितना यहाँ पे आया था, कितना, 205। इसको फिर यहाँ पे रखोगे तो वही मंथली इनकम आपकी आ जाएगी, ये इतनी ही। ठीक है, अब ये पूछ रहा है, ये मंथली आ गई, अब ये साल का पूछ रहा है कि वार्षिक वेतन कितना है, वार्षिक यानी कि पूरे साल में। ठीक है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसकी इनकम जो 12,500 आई थी उसको 12 से मल्टीप्लाई करो, ये मंथ की पूरे साल की इनकम आ गई। उसका ये 10% पूछ रहा है, तो 10% यानी 1/10, 10/100 लिखोगे, 1/10 आ जाएगा। काटा पीटी आप कर ही लोगे मेरे हिसाब से, तो 205 का मल्टीप्लाई करो, इसमें 0 का 0 लिख दो, 12×5 = 6 और 12×2 = 24, तो 24,600 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं था, बस जस्ट कैलकुलेशन थी, एक छोटा सा मल्टीप्लिकेशन था, बाकी परसेंटेज था। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को आपको डरना नहीं है, इन क्वेश्चनों को मैं 2 तरीके से आपको बताऊंगा। ये है अपने त्रिकोणमिति के क्वेश्चन, यानी टिग्नोमेट्री के क्वेश्चन। अगर आपको टिग्नोमेट्री अच्छी लगती है तो आप बेसिकली इन क्वेश्चनों को जमा के करोगे, मतलब इंटरेस्ट करोगे, जैसे मैं करता हूँ। मेरे को अच्छी लगती है तो मुझे, जैसे आपको पता है एक फार्मूला, जो 3 फार्मूले हैं अपने, वो आपको बेसिकली याद रखने हमेशा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पहला फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा जो फॉर्मूला है वो याद रखना है आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। थोड़ा राइटिंग मेरी समझ नहीं आएगी लेकिन मैं बोल रहा हूँ बार बार। तीसरा जो है कोसेक स्क्वायर थीटा, COSEC स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीनों फार्मूले आपको जनरली छोटी 8th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं और आपको याद होंगे। तो उनमें से एक फार्मूला यहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप कॉमन ले लीजिए। आपको बस देखना है कि tan से ऑप्शन है सेक में, आपको बस कन्वर्जन करना है, इतना ध्यान आ गया। तो सबसे पहले ऐसे कर सकते हो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, tan स्क्वायर थीटा आपने कॉमन ले लिया, यहाँ आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको पता है कि इस फार्मूले से अगर 1 को मैं इधर ले जाऊँ, tan को उधर ले जाऊँ, तो ये सेक स्क्वायर थीटा बन जाता है। तो यहाँ पे अपन ये लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया ये वाली टर्म जो है, और ये मल्टीप्लाई में आपकी tan स्क्वायर थीटा हो गई। अब इस tan को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस tan को मैं इधर ले जाऊँ तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस लिख सकता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में है ही। अब देखो ब्रीफ करोगे तो सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया आंसर। आप ऑप्शनों में देखोगे तो ये आंसर आपको दिख रहा है, सेक 4 थीटा माइनस सेक 2 थीटा। नो प्रॉब्लम, हो गया ये क्वेश्चन। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, मैं रेड पेन यूज़ कर रहा हूँ जिससे आपका थोड़ा दिखाई दे। तो देखो, एक तो आप पुटअप वैल्यू से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। पुटअप वैल्यू अगर आपको सारे 0, 45 सबके मान याद है कि कॉस थीटा का मान कितना होता है, कॉस 0 पे कितना होता है, 45 पे कितना होता है, tan पे कितना होता है, तो इस कॉन्सेप्ट से भी आप टिग्नोमेट्री के क्वेश्चनों को करने का ट्राई कर सकते हो। लेकिन हर स्थिति में नहीं हो पाते हो, लेकिन आप ट्राई कीजिए यहाँ पे। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि अगर मैं 0 रखूँगा तो 0 रखने पर tan का तो 1 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन जब मैं देखूँगा तो यहाँ पर अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेक 0 जो होता है वो इन्फिनाइट होता है। ठीक है, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि 0 से काम तो नहीं चलेगा। फिर 0 के बाद आपको पता है कोई एंगल रखना है, तो सबसे पहले हम 45 चूज़ करते हैं। 45 क्योंकि उसका छोटा सिंप्लीफाई मान होता है, हमको ज़्यादातर याद होता है, तो हम 45 से कोशिश करने की कोशिश करेंगे इसको। ठीक है, 45 पे अपन ने देखा tan 45 1, tan 4 1 का कितनी बार भी आप वर्क करो तो यहाँ पे 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, अब पहले वाले ऑप्शन में वो चेक करते हैं। तो सेक आपको पता है सेक 45 यानी कि √2 होता है। √2 का 4 बार करोगे, यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ आपके लिए, √2 का 4 करो प्लस √2 का 2 करो। तो यहाँ पे √2 का जब 4 बार करोगे ये 4th, तो यहाँ पे आ जाएगा
2 गुणा 2 यानी 4, 4 प्लस आ रहा है, अपने को 2 चाहिए, ठीक है। अब आपने इस ऑप्शन में देखा तो यहाँ पे इसका आ रहा है √2⁴ माइनस √2⁴2। इसका मान आप करोगे तो यहाँ का 4 आएगा, 4 - 2 = 2। एक तो ये आ गया आपका, ठीक है, सीधा सीधा ये आ गया। लेकिन आपको सारे को ऑप्शन वेरीफाई करने पड़ेंगे, क्या पता 2 ऑप्शन बैठ रहे हो, ऐसा मान के नहीं चल सकते आप, ठीक है। अब इसमें जैसे आप करोगे तो यहाँ पे उल्टा आ जाएगा, 2 - 4 आ जाएगा, सारी टर्मों का आपने याद ही कर लिया है। यहाँ पे करोगे तो 1 - 1 जो कि 0 आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन बैठता है, ऑप्शन नंबर 2। तो ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 2 संख्याएं, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, एक रहा है 2 संख्याएं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन फैक्टर दे रखा है 5 और 175। तो यहाँ पे आप फटाफट लिख लीजिए, या लिखिए या ना लिखिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जो लोग ना लिख के करें वो ऐसे कर लें, जो लोग लिख के करते हैं थोड़ा वो अभी से आदत डालने की, उनको इन टर्मों से जो जो आंसर दिया, जो डाटा दिया उसको एक सिंप्लीफाई फॉर्म में रखना होता है। जैसे आपने लिख लिया HCF जो 5 है, LCF जो है 175 है। अब ये कह रहा है दोनों संख्याओं का जो अनुपात है, मान लीजिए फर्स्ट संख्या ये मान ली अपन ने, सेकंड संख्या ये मान ली, इनका रेशियो जो दे रखा है ये रखा है 5 और 7। तो 5 और 7 को मैं ऐसे लिखता हूँ, 5 और 7, और रेशियो है तो रेशियो का मतलब कुछ कटा होगा इनके, तो मैं इसको मान लेता हूँ 5 × x और 7x। ये इनकी एक्चुअल में संख्या है, ठीक है। x का मान जो होगा वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब आप सोच के देखिए, जब इन संख्याओं में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, यानी कि महत्तम सहवर्ती निकालते हैं, तो कौन सी संख्या लेते हैं, तो वही जो कॉमन होती है। तो आप देखिए इसमें x ही कॉमन है, तो जो HCF होगा वो x ही होगा। एक तो ऐसे कर सकते हो आप, तो HCF का जो मान है वो 5 है, तो डायरेक्ट अगर करोगे तो संख्या क्या आ जाएगी 25, और यहाँ पे आ जाएगी 35, एक्चुअल में संख्या आ गई, ठीक है। अब इनका एक बार वेरीफाई करना है तो आप इसका एलसीएम निकाल के देख सकते हो। तो एलसीएम जब निकालोगे तो 5 कॉमन आता ही है, और 5 × 7 ये आते हैं, तो 25 × 7 175 ही होते हैं, यानी कि वेरीफाई करके ठीक है। अब ये कह रहे हैं दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो सीधा सीधा आप ऑप्शन में 35 लगा सकते हो, ठीक है। ये तो आपका हो गया, बिल्कुल नॉलेज नहीं है आपको बस छोटी सी नॉलेज है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, उससे करना। अब एक फॉर्मूला, जैसे एक आपने पढ़ा होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई लीस्ट कॉमन फैक्टर बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 संख्या, फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या, ये आपने पढ़ा होगा जनरली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ 5 × 175, और यहाँ पे फर्स्ट यानी सेकंड 5 से 35 मल्टीप्लाई में कर देता हूँ 35, और यहाँ पे कर देता हूँ x², ठीक है। 5 से मैं इसको काटता हूँ, यहाँ 7 कट जाएगा, 7 से मैं इसको काटता हूँ, 7 दूनी 14 25, तो x² का मान आ जाएगा 7, और x का मान यहाँ से आ गया 5। 5 आने के बाद वही आपको रखना है, और वही आपको बड़ी संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो 2 मेथड हो गए, एक आपको जनरल लॉजिक से हो गया, जल्दी करना है तो, एक आपको थोड़ा मल्टीप्लाई, थोड़ा अगर याद है कि ये वाला फॉर्मूला बस याद रख लेना, ये काफ़ी जगह काम आता है, बहुत सारी क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं कभी एग्जाम में, और एक क्वेश्चन तो पक्का आता ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, लीस्ट कॉमन फैक्टर का, CGL हो 10+2 हो, सभी एग्जामों में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि यदि एक 2 संख्याएं हैं, उनका जो गुणनफल है वो 726 है, उनका महत्तक सहवर्ती जो है 11 है, और उनका जो LCF है क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन है सीधा, अभी मैंने बताया था आपको लीस्ट कॉमन फैक्टर का, 2 संख्याओं का गुणनफल जो सीधा सीधा दे रखा है 726 है, उसको लिख लिया। फिर ये कह रहा है कि जो HCF है वो 11 है, और आपको पता है कि HCF और LCM का जो गुणनफल होता है 2 संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो 11 से सिर्फ काटना है आपको, 11 × 6 = 66 और 11 × 6 = 66, 66 इसका डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ये सीधा फॉर्मूला इस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 संख्या है 3:4 में है, उनका महत्तक HCF है, LCF ये है, उन संख्याओं को योगफल ज्ञात करना है, वही फॉर्मूले से अपन करेंगे। सबसे पहले अपन ने लिखा संख्याएं जो हैं 3x हैं, 4x हैं। अब ये कह रहा है कि इनका HCF और HCF का गुणनफल, यानी कि इन संख्याओं का गुणनफल फटाफट दे रखा है कितना 2700, तो अपन ने लिख दिया जिससे अपने को संख्या ज्ञात हो जाए, ठीक है। अपन ने 3x और 4x यहाँ पे लिख दिया आपके रेफरेंस के लिए, वरना लिख लेनी है आपको। तो यहाँ पे आप करोगे तो 12x² आ जाएगा, और यहाँ पे 2700 आ जाएगा। यहाँ पे काटोगे 3 × 4 = 12, यहाँ पे काटोगे 900, और यहाँ पे और काटोगे तो आ जाएगा 4 दूनी 8, 225। तो x बराबर जो आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको संख्याओं का योग ज्ञात करना है। संख्याओं का योग आप करोगे तो क्या आ जाएगा 7x, और x का मान आपको 15 पता ही है, तो 15 × 7 आपका क्या आ जाएगा 105। तो ये संख्याओं का योगफल हो गया। फटाफट इसी फॉर्मूले से आपको कई सारे HCF LCF के क्वेश्चन होते हुए दिखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक शंकु है। अब शंकु क्या होता है, देखो कुछ चीज़ें आपको, जैसे मेंस्ट्रुएशन का कोई क्वेश्चन है तो आपको घबराना नहीं है, आपको बस जनरल उनके फॉर्मूले याद करने हैं और उनका एक बेसिक मैं बताऊंगा। जैसे एक शंकु क्या होता है, शंकु आपको पता है कि ये ऐसा दिखता है, जब आपने बर्थडे पे अगर किसी की टोपी पहनी होगी ऐसी, तो वो शंकु टाइप की होती है। उसमें नीचे होता है सर्कल और ऊपर होता है एक त्रिभुज, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि शंकु की जो ऊंचाई है, ऊंचाई का मतलब ये होता है, तिरछी ऊंचाई कहता तो साइड वाली होती है, लेकिन ये कह रहा है 7 सेंटीमीटर ये है। इसके बाद वो कह रहा है कि व्यास जो है नीचे का वो 12 सेंटीमीटर है। व्यास क्या होता है, पूरा, ठीक है, वृत्त का पूरा जो होता है त्रिज्या का दुगुना वो व्यास होता है। तो त्रिज्या कितनी हो गई, अगर ये टोटल 12 है तो त्रिज्या हो गई आपकी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये टोटल है 12 तो त्रिज्या हो गई 6। अब ये पूछ रहा है कि आयतन क्या होगा। अब देखो फॉर्मूला आपको याद है, सबको याद होता है फॉर्मूला, नहीं अगर फॉर्मूला याद नहीं कर सकते, मतलब समझ नहीं सकते, तो फॉर्मूला बेसिकली याद कर लीजिए। आपको पता है कि बेलन का होता है πr²h और बेलन देखने में ऐसा होता है, ठीक है। तो बेलन से कुछ कट के रहा होगा तभी तो ये बना है। जैसे बेलन का ऐसा बन जाएगा, अंदर का हिस्सा तो है ये शंकु, तो इसका 1/3 πr² इसका होता है शंकु का। इस फॉर्मूले में आपको रखने हैं। तो 1/3 पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है, ठीक है। आर यहाँ पे 6 है, अपन ने निकाली तो 6 × 6। हाइट आपकी कितनी है 7, तो काटा पीटिया 7 से 7 गया, यहाँ पे 3 से ये गया 2 6, यहाँ पे 12 बचे, 12 × 22 बचा। तो आप करोगे फटाफट 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, यहाँ पे 264 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका फटाफट क्वेश्चन हो गया 2। अब आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन था, एक फार्मूला बेस्ड था, तो ये भी फार्मूला बेस्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, एक तरीके से आपका 6ठी 7ठी का टेस्ट हो रहा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बस एसएससी के टाइम फ्रेम में करो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कुछ नहीं करना, ना कोई दिमाग लगाना है। इसमें बस आपको याद रखना है कि जब भी कोई क्वेश्चन करना है तो बोर्ड मास इस रूल का अप्लाई होना जरूरी है। सबसे पहले ब्रैकेट को खोलें, फिर उसके बाद ऑफ खोलें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट सबसे पहले खोलना है आपको, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर ऑफ को करना है, फिर डिवीज़न को करना है, डिवीज़न, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और फिर एडिशन एंड लास्ट में सब्सट्रैक्शन, ठीक है। ये वाले सीक्वेंस में आपको चलना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं अपन। बाहर की चीज़ है तो बाहर की फटाफट कर ली, अपन ने लिखा 4/5, ये लिख लिया। ऑफ का अपने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ब्रैकेट पहले ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 3 × 9 10/3 आएगा ऊपर, ये चलो आपके लिए लिख देता हूँ मैं, 5/2 आएगा, ठीक है। एक बार मैं लिख रहा हूँ, फिर आगे स्टेप में बढ़ जाऊँगा। यहाँ पे डिवाइड है, 1/2 है। ऑफ आपको पता है कि डिवाइड से पहले सॉल्व होगा, तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5/4 हो गया। नीचे देखिए 1/3 प्लस यहाँ पे ऑफ आ गया, ये भी सॉल्व होगा 1/9, ठीक है। अब यहाँ पे एक तरीके से देखिए फटाफट 20 15 5/6 आ जाएगा इधर, तो यहाँ से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4/5, ये अलग मल्टीप्लाई है, ऊपर की साइड आ जाएगा कितना 5/6 भाग है, उससे पहले ये सॉल्व होगा। तो ये सॉल्व होने के बाद कितना हो जाएगा आपका, यहाँ लिख देता हूँ मैं 5/8 हो जाएगा। इसमें डिवीज़न करोगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 8 इसका आएगा, 8/5 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड में यहाँ पे देखो इसको करोगे तो क्या आएगा, 1/45 आएगा। रीजन ऑफ था, ये ऑफ को अपन ने सॉल्व किया है, जब जाके 1/45 आया है। इनका अगर एलसीएम लोगे दोनों को तो 45 ही आएगा, जैसे ले लो 45 आएगा, और दोनों का करोगे तो आएगा 16, क्योंकि 15 × 45 + 1 तो 16/45 आएगा, ठीक है। नीचे तो मैं डायरेक्ट 16/45 लिख रहा हूँ। अब मैं पेन दूसरा यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है। अब मल्टीप्लाई और सॉल्व है तो 5 से 5 कट गया, यहाँ बचे 4/3, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से ले जाके यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। 4/5 का 4/5 लिख दिया, ऊपर क्या था 4/3 था, तो ऐसे आ जाएगा। नीचे का 16/45 ये उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 45/16 ये हो जाएगा। 16 से 16 आपका कट गया, 15 × 45 यानी कि 3 आपका आंसर आ गया, ठीक है। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बस ये वाले क्वेश्चन जो है अगर आप थोड़ा बहुत भी गलती करते हो तो गलत हो जाते हैं, ऑप्शन इनके नियरेस्ट होते हैं और ये टाइम खाते हैं। अगर आपका थोड़ा भी कैलकुलेशन पार्ट वीक है तो 1 मिनट ले जाता है, 1 मिनट के अप्रोक्स 45 सेकंड से 1 मिनट तक ये क्वेश्चन आपका ले जाएगा। ऐसे क्वेश्चन, ये तो जो छोटा था, लेकिन कई और सिंपल थोड़े टफ टाइप क्वेश्चन आते हैं, थोड़े लेंदी टाइप, डाटा उनका पॉइंटम होता है, वो खा जाते हैं आपके 1 मिनट, तो उनको थोड़ा दूर रखिएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है 40 किलोमीटर दौड़ता है और पहली 10 किलोमीटर वो क्या करता है कि दूसरे 10 किलोमीटर
दो से दुगना समय लेता है, और फिर उसके बाद तीसरे में चौथे से आधा लेता है, और चौथे में पहले के बराबर लेता है। तो देखिए ऐसा मान लीजिए कि 40 किलोमीटर जब दौड़ा तो 10-10 किलोमीटर के फेज़ में दौड़ा, तो अपन ने ऐसा लिख लिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 10-10 किलोमीटर दौड़ा है, हर 10 किलोमीटर में इसकी जो ये तो डिस्टेंस सेम है। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस लिख लिया आपने, ये सेम है। इसके अलावा ये कह रहा है कि टाइम जो है वो अलग अलग है, तो टाइम अपन ने टी से डिनोट किया। फिर ये कह रहा है कि पहले का जो 10 किलोमीटर में है दूसरे के से दुगना है, तो मान लीजिए मैं कैपिटल टी लिख रहा हूँ। ये कह रहा है दूसरे से दुगना है, यानी दूसरे का अपन टी मांगते हैं तो पहले का आ जाता है 2t। ठीक है, अब ये लाइन पढ़ो कि तीसरा जो है वो चौथे से आधा है। ठीक है, लेकिन चौथा जो है पहले को इक्वल है, तो चौथा पहले के इक्वल है, यानी कि 2t, और ये तीसरा जो है चौथे का आधा है, यानी कि t। कोई दिक्कत इसमें? टोटल टाइम अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा? 60। अब एक देखिए, ये ज्ञात करवा रहा है औसत चाल। औसत चाल आपने पढ़ा होगा क्या होता है? औसत एवरेज जो वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी वो होती है कुल डिस्टेंस, यानी कि टोटल डिस्टेंस बटे इंडिविजुअल टाइम। इंडिविजुअल डिस्टेंस में जो टाइम में लगा वो, यानी कि यहाँ पे अगर टाइम निकालोगे तो 2t लगा है इस 10 किलोमीटर को तय करने में, इसमें लगा है आपको t, तो इंडिविजुअल टाइम का योग। ठीक है, तो टोटल जो टाइम अपने लगाया वो 60 आ गया, ये है। अब t का मान अपने को पता नहीं है, तो इसने ये दे रखा है कि जो पहले 10 किलोमीटर थे उसमें जो चाल थी वो 40 किलोमीटर थी। अब देखो अपने को पता है कि v बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है? 10, और टाइम कितना है? 2t, और अपने को वेलोसिटी दे रखी है 40, तो t बराबर क्या आ जाएगा? 1/8। सॉल्व करोगे तो t को उधर भेजना, काटा पीटी करना, 1/8 आएगा। तो 1/8 को यहाँ रख दो। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 40, और 6 और 1/8, 8 ऊपर चला जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लो। 2 × 6, 2 × 8, तो 160/3 किलोमीटर पर हावर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। किसी प्रकार की तो दिक्कत नहीं। इसमें बस एक चीज़ याद रखनी है आपको, चीज़ ये है कि इस फॉर्मूले में ये याद रखना है, जो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल जो टाइम होता है वो इंडिविजुअल टाइम होता है। अगर यहाँ पे जैसे इनका योग होता है इंडिविजुअल का, अगर ये एक साथ चले होते तो दिक्कत ही नहीं आती, लेकिन ये इंडिविजुअल में टाइम अलग अलग आता है, तो इंडिविजुअल टाइम अपने को निकालना पड़ा है, और इससे फिर अपन ने टी का मान निकाल लिया। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि एक बेईमान जो डीलर है वो अपने सामान को 22% की हानि से बेचने की घोषणा करता है। ठीक है, 22% की हानि से बेचने की घोषणा करी। मान लीजिए वो वस्तु 1000 रुपये की थी, तो इसने घोषणा करी मैं उसको बेचूंगा। इसने कहा विक्रय मूल्य जो बताया उसका, इसने कहा 780 रुपये में मैं उसको बेच दूंगा। ठीक है, अब ये क्या करता है कि 35% हल्के वाटों का यूज़ करता है। हल्के वाटों का यूज़ मान लो कि 1000 रुपये की बस्ती में ये 1000 ग्राम में 350 ग्राम तो खाई जाता है, तो 1 रुपये पर ग्राम है, तो मान लीजिए 1000 ग्राम में से ये 650 ही देता है ग्राहक को। ठीक है, जबकि उसकी इसने कहा है कि मैं 80 में दूंगा, उसका क्रय मूल्य पड़ता है इसके लिए 650 ग्राम, क्योंकि ये 650 ही देता है, और इसने बोला है कि मैं उसको 780 में बेचूंगा। तो दोनों का डिफरेंस आप देखोगे कि कितना इसने प्रॉफिट कमा लिया। इसने जो प्रॉफिट कमाया इसका 780 में से इसको घटाओगे तो 130 आएगा। ठीक है, 130 इसने कितने पे कमाया? इसने तो वस्तु कितनी इसके खाते से कितनी गई है? 650 ग्राम, तो 650 ग्राम का ये हो गया। तो इस पर प्रॉफिट निकालोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से काटोगे 13 × 5 = 65, तो 1/5 × 100 कितना आएगा? 20%। तो ये वाले जो क्वेश्चन है, मुझे इन क्वेश्चनों में राकेश सर की बुक का मतलब उनकी एक थ्योरी बुक है वो अच्छी लगी, मैंने उन्हीं से लिया है। मेरे को भी इन क्वेश्चनों में काफ़ी दिक्कत आती थी, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता था, मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता था इन द सेंस जब पेपर आता था तो मैं कंफ्यूज हो जाता था किसको ऊपर करना है किसको नीचे करना है। तो ये वाला क्वेश्चन बेईमानी का जो है, ऐसे क्वेश्चन को काफ़ी क्वेश्चन करना कोशिश करने की, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, मतलब ऐसे क्वेश्चन अच्छे आते हैं तो उनको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करें, और अगली बार से हम ऐसे क्वेश्चन को और लाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन ये है कि 15, 24, 35 लघुत्तम एलसीएम क्या है। तो फिर से एलसीएम का है, इसको फटाफट निपटा देते हैं। ठीक है, आपको लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो लीस्ट कॉमन फैक्टर आप जैसे निकालते हो वैसे निकाल लो। 15, 35 का निकालोगे तो क्या आएगा, 105 आएगा, फटाफट निकाल लिया आपने इन दोनों का। 24 और 54 का निकालोगे तो 24 में क्या कॉमन होता है, 6 गुणा 4, और इसमें क्या होता है 9 6 54, यानी 6 तो आ ही जाता है, तो गुणा 6 216 होता है आई थिंक। 36 गुणा 6 216 ही होता है, तो 36 गुणा 6 लिख लो। ये दो संख्या होगी, इनमें से कॉमन निकाल लो। यहाँ क्या होता है 35 दिया होता है, तो इसमें से कॉमन क्या आएगा, नथिंग। इसमें से 6 आ जाएगा, और 35 36 का 35 36 रहेगा ही। 35 6 को इसको मल्टीप्लाई करोगे, 6 पंजे 30, 210, और 36 तो रहेगा ही, और मल्टीप्लाई करोगे 6 21 6 126, 12 21 63 63 और 12 75, ये आ जाएगा आपका। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको बस कैलकुलेशन करना है। अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई, थोड़ी गलती हो जाएगी, तो जल्दी जल्दी कोशिश करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ गलती हो तो मेरे को बताना, क्योंकि मैं अभी जल्दी में ही कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन ये बिल्कुल सॉल्व करना है, बिल्कुल ये तीसरी चौथी पाँचवीं जैसा भी मान लो वैसा क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, फटाफट बोर्ड मास ही लगाना है। यहाँ पे बोर्ड मास का ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। किसी किसी एग्जाम में सेम मेथड पे 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे बोर्ड मास आपने लगाया, यहाँ पे सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करना, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना। तो सबसे पहले कर लिया, 11 का 121 लिख दिया, प्लस 1 का 1 लिख दिया, माइनस 11 का 121 लिख दिया, प्लस 11 लिख दिया, प्लस यहाँ पे 121 लिख दिया, माइनस 11 लिख दिया, माइनस 121 लिख दिया। 121 से 121 कट गया, 121 से 121 कट गया, 11 से 11 कट गया, आंसर आ गया 1। तो एक आंसर हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन कर लेना चाहिए, इतना ईजी आता है तो फटाफट कर देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे देख रखा है tan a बराबर 4/3, और ये कह रखा है कि a की वैल्यू ये है, तो sin a की वैल्यू याद करनी है। ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे ये एक फार्मूला मेरे को बहुत पहले सिखाया गया था, लाल बटे कक्का। ठीक है, ये मुझे बचपन का याद है, हमारे एक मैथ के टीचर हुआ करते थे, उनके द्वारा हमको मिला है। इसको कई तरीके से आप बोल सकते हो। वैसे सबसे पहले लंब बटे कर्ण जो आता है वो साइन के लिए आता है, फिर उसके बाद आधार बटे कर्ण कॉस के लिए आता है, फिर अगला आता है टैन के लिए, लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो त्रिभुज में आप बनाओगे त्रिभुज, इसमें ए ये है, तो लंब ये, आधार ये, और कर्ण ये। तो आप इस फॉर्मूले से देखोगे tan a बराबर 4/3 दे रखा है, तो tan a बराबर जो होता है एज पर दिस l बटे a होता है, जो कि दे रखा है 4/3। तो l का मान 4 हो गया और a का मान 3 हो गया, तो k निकल जाएगा। ये समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, तो l 3 4 5, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दोनों का रूट करोगे तो 25 आएगा, 25 का रूट करोगे 5 आ जाएगा। कर्ण आ गया 5। अब आपको पता है साइन क्या होता है, साइन आपको पता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या है 4 और कर्ण क्या है 5, तो 4/5 आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये चीज़ याद करनी है, जो कि बचपन की चीज़ है आपकी, आप सबको याद होगी किसी ना किसी रूप में। तो इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और बाकी कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को ऐसे कर सकते हो ईजिली। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है आपको। एक तरीके से ये ग्राफ है, ग्राफ में बस परसेंटेज काम आता है और आपका कैलकुलेशन काम आता है। तो इसमें देखिए सबसे ये कह रहा है किस वर्ष में सेब का निर्यात है वो पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुआ है। ये एक तरीके से एक्सपोर्ट की बात कर रहा है। तो अपने को सब 2006, 8 और 5 और 3 इन चारों में निकाल के देखना है। तो 2003 में जब आप निकालोगे तो यहाँ पे 1.3 का है, तो 1.3/52 करोगे तो 1/4 आएगा, यानी कि 25% समथिंग। ठीक है, 2003 का निकाल लिया। 2005 का जब निकालोगे यहाँ पे आएगा 2.1 7.8 समथिंग। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन आप कर नहीं पाओगे, तो थोड़ा वेट करें, या फिर कर पाओ तो देखो 3 से काटो, 3 7 21, 3 2 6, 3 से कटा रहा है 7/26 आएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 2008 में आप देखोगे, 2008 में यानी कि यहाँ से बढ़ा है, तो यहाँ से बढ़ा है 1.9, और 19.5 यानी काटोगे तो 1/5, और मल्टीप्लाई 100 से करोगे 20%। तो इससे अच्छा तो वो है शुरू वाला 1/4 25%। यहाँ पे आप 25% लिख सकते हो, जो फटाफट आ रहा है। यहाँ पे 20% बढ़ा है। अब एक बच्चा है कौन सा, 2005। 2005 में आप देखोगे यहाँ से यहाँ बढ़ने में इसको कितना लगा है 1 ये तो कर लिया अपन ने 2005। तो 2008 भी कर लिया, 2006 यानी कि ये, यानी कि 1.9 सिर्फ 0.9/99, तो 1/11 आ रहा है। तो 1/11 तो बहुत कम होता है, तो ये तो
सीधा सीधा कट जाएगा, ये वाला ऑप्शन सीधा सीधा कट गया, ये वाला ऑप्शन 2008 वाला ये भी कट गया। इसके अलावा अब 2 ऑप्शन बचे, 25% यहाँ पे 7/26। तो आप देखो 7/26 बड़ा है कि 1/4 बड़ा है। अपने को ऐसा देखना होता है तो अपने को सीधा करना है, दोनों को कैंची यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, जिस साइड बड़ा आएगा वो बड़ा है। तो आप करोगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, 7 चौक 28 लिखोगे यहाँ पे और यहाँ पे लिखोगे 26, तो आपको पता चल गया कि 28 बड़ा है। तो यानी कि 7/26 का परसेंटेज 25% से ज़्यादा है। तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली ट्रिक अप्लाई कर सकते हो और सीधा सीधा आंसर लगा सकते हो कि 2005 में सबसे ज़्यादा परसेंटेज आए प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 13 सेंटीमीटर की त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या के 2 वृत्त हैं, बिंदु ए और बी पे एक दूसरे को काटते हैं, उभयनिष्ठ जीवा 12 है, बीच की दूरी याद करनी है। सबसे पहले सर्कल बनाना है। सर्कल का डायग्राम अच्छा ना बने कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये जीवा है, इसको ए बी बोला है इन्होंने, और इसका जो लेंथ बताइए वो 12 बताइए। ये इनके सेंटर हो गए। तो ये आपका ऐसे हो गया, इसको मान लीजिए 15 है यहाँ से रेडियस, और इसको O1 मान लेता हूँ, इसको O2 मान लेता हूँ। ये आपकी है 13 और ये है 12 टोटल। और आपको पता है कि सेंटर से जीवा पे डाला गया लंब, यानी कि ये अगर त्रिभुज है और ये कोई जीवा है, इस सर्कल के सेंटर से, केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब, यानी कि वो उसको 90 डिग्री में काटता है और टुकड़ों में काटता है इक्वल, ठीक है। तो 12 का 6 हो जाएंगे, 6 ये हो गया, इसको मैं नाम दूँ क्या, O3, ठीक है। तो 6 तो 6 13 और ये कितना आएगा, तो आपको पता है कि ये 90 समकोण त्रिभुज बन गया। तो ये निकालने के लिए आपको ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 13 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, तो 169 में से आप घटाओगे 36, तो आपका आएगा 133 इसका रूट, क्योंकि यहाँ स्क्वायर चल रहा है, यहाँ O3 का स्क्वायर चल रहा है, तो O1 O3 निकालोगे तो ये आएगा। ऐसे ही इस त्रिभुज, इस वृत्त में निकालोगे तो 15 का 225 माइनस O1 O3 निकालना है, 6 का 36 निकाल दो तो क्या आ जाएगा 189 इसका रूट। तो इन दोनों का जो सम है वही केंद्रों के बीच की दूरी है, तो इनको जोड़ दोगे तो ये आंसर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस आपको याद रखना है, 2 चीज़ याद रखनी है कि एक तो ये चीज़ याद रखनी है कि केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब उसको 2 भागों में विभाजित करता है, बस इसी को देख के समकोण त्रिभुज बन जाएगा, एक आपका पाइथागोरस सूत्र में लग जाएगी। ये क्वेश्चन देखिए, कुछ नहीं है, पाई चार्ट का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि शिक्षा का जो खर्च है वो केंद्रीय कोण कितना है। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इतना याद होना चाहिए कि जो वृत्त है, सर्कल है, उसका जो टोटल एंगल जो होता है वो 360 डिग्री होता है। इसको बाइफिकेट करना है एक तरीके से। अब देख लो 5425 जो दे रखा है शिक्षा का है, तो 5425 कितने में से है, तो इन सब का टोटल करना पड़ेगा आपको। तो टोटल आप जितना जल्दी करोगे वही प्रॉब्लम है। तो देखो सीधा सीधा करो, 5 10 10 16 7 16 और 7 पहले हज़ार काउंट कर लो, तो 16 और 7 कितने हो गए 23, 23 और 10 कितने हो गए, यहाँ पे 23 हो गए आपके, यानी कि 23,000 तो हज़ार में सीधे सीधे हो गए, 23 नहीं 33,000 इन द सेंस, ठीक है। अब अंदर का काउंट करो, 425 250 हो गए, 675 675 में 125 जोड़ोगे तो ये 700 800 हो गया, 800 में से 575 हो गया जोड़ोगे तो 1325 1325 में 1475 जोड़ोगे तो 1400 1800 1800 में 200 जोड़ोगे 2000, तो 2000 और आ गए, यानी कि 35,000 आ गया सीधा सीधा। तो 35,000 फटाफट लिखा और यहाँ मल्टीप्लाई बाई 360 कर दिया। अब जो भी आएगा वो आंसर आएगा, तो इसको सॉल्व करना है। पहाड़े आप जानते हो, कर लेना सॉल्व। आंसर इसका करीब इनमें से ही कोई सा आएगा, तो देखो ये कर सकते हो। अब कैलकुलेशन करके मैं आपका टाइम वेस्ट करूं या फिर अपनी स्किल्स कैलकुलेशन के दिखाऊं, वो नहीं है, ये सिंपल कैलकुलेशन से ही होगा, कर सकते हो मेरे हिसाब से। चलो करना चाहो तो कर देता हूं मैं। 1 0 से 1 0 काट देता हूं, 5 से काटता हूं, 5 7 35, यहाँ पे 5 एकम 5, फिर उसके बाद 5 8 40, 5 25, फिर 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 5 35, 7 5 35। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, सीधा सीधा हो ही जाएगा मल्टीप्लाई। तो 6 5 30,
3 और 9, यहाँ पे 3 5 15 6 और 4 0 8 5 5 5.8 आ रहा है। तो मैं तो ज़्यादा, मेरा कैलकुलेशन अच्छा नहीं है, मैं ऐसे ही करता हूँ, फिर भी हो गया टाइम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। एक रह गई, एक वस्तु है उसका 70% मूल्य में वृद्धि हो गई, उसके बाद कह रहा है कि फिर इस अंकित मूल्य पर 5%, मतलब उसने कहा है कि 100 की वस्तु मैं 170 में बेचूंगा, तो यहाँ 170 लिख दो। ये उसका क्रय मूल्य था, उसने कहा मैं 170 में बेचूंगा, ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसने कहा कि मैं अंकित मूल्य यानी कि इस पे मैं कुछ डिस्काउंट दे रहा हूँ, पहले 5% का दूंगा, फिर 20% का दूंगा, फिर उसके बाद 20% का और दे दूंगा, तो उसका जो लाभ हुआ वो याद करना है। तो देखो आपको एक फार्मूला फिर से याद रखना है। सबसे पहले ये आपने फार्मूला देखा होगा, जब डिस्काउंट निकालना होता है x + y - xy/100, अगर डिस्काउंट की बातें हो रही हैं सिर्फ डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे x 2 में लगता है फार्मूला, तो 5 + 20 करोगे, 5 + 20 - 20 5 100 1 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 24। तो इन दोनों का क्लब हो गया, 24% डिस्काउंट आ गया। फिर अपन लगाएंगे 24 और 20 में, तो 24 और 20 में लगाओगे तो 24 + 20 माइनस 24 दूनी 48, 4 4.8 आ जाएगा, तो 4.8 करोगे, घटाओगे 44 में से, यहाँ पे 44 आ जाएगा, 44 में से 4.8 घटाओगे तो आपका 39.2 आएगा। 39.2 डिस्काउंट हो रहा है जो भी है। अब देखो 170 का डिस्काउंट जो टोटल किया तीनों डिस्काउंट लगा के, वो था 39.2, तो बचा कितना, उतने में इसने बेचा होगा, तो 170 का बचा हुआ पार्ट कितना है, 100 में से उसको घटाओगे तो कितना आएगा, 60.8। तो 60.8 यहाँ पे लिख लो और इसको मल्टीप्लाई कर लो। अब ये मल्टीप्लाई तो आपको करना पड़ेगा, 17 8 होता है 136, 13 3 1 17 की 102 और 103, ये आएगा 103.36। क्रय मूल्य क्या था 100, तो परसेंटेज अपना प्रॉफिट कितना हुआ 3.36 का, ये आपका प्रॉफिट हो गया। मेरे हिसाब से इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक आपको छोटा सा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, ठीक है। और इस फॉर्मूले को जरूर याद रखना, ये आपके लिए लाभकारी है। अगर किसी में कोई दिक्कत है तो वापस बता देना, मैं उसके लिए शॉर्ट वीडियो या जैसी भी वीडियो बनेगी मैं आपके लिए बता दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि दो त्रिभुज हैं, उनका जो अनुपात है वो 4:3 है। क्षेत्रफल का जो हाइट का अनुपात दे रखा है, आधार का ज्ञात करना है। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, जैसे ये त्रिभुज है, हाइट और बेस में ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो 1/2 एरिया बराबर होता है 1/2 बेस गुणा हाइट, ठीक है। अब ये A1 A2 का इन्होंने दे रखा है, A1/A2 जो है वो दे रखा है 4:3। तो मैं 1/2 लिखूँगा नहीं क्योंकि कट जाएगा, मैं B1 H1 लिखूँगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ B1 H1/B2 H2, बेस हाइट यानी कि आधार और ऊंचाई। 4/3 का मैंने ऐसे कि ऐसे लिख दिया। आपको कुछ नहीं करना, आपको देख रहा है कि आधार ये है, ये वाला जो होगा इसके अपोजिट में मल्टीप्लाई कर देना है। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे करूँ तो इसको मल्टीप्लाई कर देता, 5/6 कर देता, ठीक है। तो काटा पीटी होती तो क्या आता, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यहाँ पे घटा 10/9 आ जाता, तो 10/9 आंसर हो जाता। इसमें भी रखोगे तो वही आएगा, H1/H2 का बाय मतलब पक्षांतरण करोगे तो यही फार्मूला, यही आंसर आने वाला है। फार्मूला याद रखना कि ये होता है आधार गुणा ऊंचाई। अगला क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है कि एक टूरिस्ट है, देहरादून में 35 किलोमीटर और 36 किलोमीटर की चाल से चला, 35 किलोमीटर की दूरी 36 की स्पीड से चला और आते टाइम इसने 60 किलोमीटर की स्पीड कर ली। तो ये कह रहा है कि टूरिस्ट की लगभग औसत चाल क्या रही। तो ये फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ औसत चाल का क्या होता है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी में आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस निकालनी है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई, 35 किलोमीटर गया और 35 किलोमीटर आया, यानी कि 70 किलोमीटर इसकी जाना आना हो गया, प्लस इंडिविजुअल टाइम। इंडिविजुअल टाइम क्या हुआ इसका, यानी कि T1/T2, अगर मैं T1 इसको बोलूँ जाते टाइम और T2 आते टाइम का बोलूँ तो इसको क्या होगा, मतलब डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी 36 है, ऐसे ही यहाँ पे 35 अपॉन आते टाइम 60। तो यहाँ पे ये चीज़ निकालनी है, 35 दोनों में से कॉमन ले लो, इनका योग इंडिविजुअल टाइम का योग आता है नीचे। तो 35 मैंने कॉमन लिया तो क्या है 1/36 प्लस 1/60। अब यहाँ पे करोगे 35 से इसको काट दो सीधा, 2 बार ये कट जाएगा
और यहाँ पे आएगा 36, 60 और यहाँ पे 96। अब ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप। देखो जिसको फार्मूला याद करना है वो फार्मूला कर सकता है, जिसको ऐसा लगता है कि मैं फार्मूला याद करूँगा तो ऐसे आ सकता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 होता है एवरेज वेलोसिटी याद करने का, तो ये भी ऐसे कर सकता है। लेकिन अगर 3 हुई तो फिर आपको याद करना थोड़ा मेरे हिसाब से ऐसे मैं करता हूँ वैसे करने में फ़ायदा है। कॉन्सेप्ट याद रखो, फार्मूला खुद जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट काट लो। 12 छिक्की 72, 12 अट्ठे 96 और काट लो। 4 दूनी 8, 15 चौके 60, यहाँ पे और काटोगे 3, 15 × 3 45, 45 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक रहा है किसी शहर की जनसंख्या हो 352,314 है, 15% की दर से वो बढ़ती है, 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करता, आपको पता है कि यहाँ पे फटाफट लिखना है 352 314। परसेंटेज आपको पता है, कुछ राकेश यादव सर से या गगन यादव सर की जैसे भी आपको जो अच्छा लगता है परसेंटेज याद कर लो। 15% का मान आप करोगे तो क्या होता है 3/20। ठीक है, यानी कि 15 ऐसे लिखोगे, 15/100 लिखते होगे तो इसको काटोगे 5 × 15 और ये 5 दूनी 10, 3/20 हो जाता है। ठीक है, यानी कि 20 पे 3 बढ़ रहा है ऐसा। तो 2 साल पहले का पूछ रहा है तो 23/20, 23 यानी कि 1 साल पहले का, अपन पीछे का पूछ रहे हैं तो पिछले साल की कंपेरिजन में इस साल अपन 23 बढ़े हैं तो इस पिछले साल का 20 रहा होगा। तो वैसे करके अपन ने ये फॉर्मूला लगाया है, तो ऐसे करना है। और आगे जाते तो ऐसे 23/20 लगाते हैं। अब काटा पीटी करनी है जो कि आप कर लोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आए तो बता देना पर्टिकुलर क्वेश्चन करके। अगला यहाँ पे कह रहा है a + b = 10 है, ab = 6 है, a³ + b³ का मान ज्ञात करना है। देख लीजिए वही वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। तो ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है मोस्टली। तो a³ + b³ का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला वही आपको याद करना है a³ + b³ का। एक फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, एक यहाँ पे ये याद करना है a + b का होल क्यूब - 3ab × a + b। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से? जनरली आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा स्टार्टिंग में a + b का होल क्यूब, जब आप छोटे छोटे रहे होगे तो आपको होगा a³ + b³ + 3ab × a + b। ये फॉर्मूला आप पढ़ते हो जनरली, जब भी कोई सी क्लास में होते हो तो ये पढ़ते हो। इसी फॉर्मूले से a³ + b³ का जनरेट होके ये आ गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो a + b यहाँ पे दे रखा है तो 10 का क्यू क्या हो जाएगा 1000 - 3। ए बी का मान 6 दे रखा है तो 6 फटाफट लिखो। उसके अलावा a + b का मान 10 दे रखा है, 10 लिखो। तो ये हो जाएगा 180 और यहाँ 1000 में से 180 आप घटाओगे तो आपका आएगा 820। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस भी क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सीधा फार्मूला बेस्ड था। तो सीपीओ में कुछ क्वेश्चन ही अच्छे आते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक जैसे 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 में से 2 या 3 क्वेश्चन ही जो होंगे जो समझने लायक ऐसी स्थिति में होंगे जो आपको थोड़ा उलझा सकते हैं। बाकी क्वेश्चन ऐसे होंगे अगर आप पे थोड़ा भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ईजिली आपके हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? भुजाओं की लंबाई 12, 13 और 5 दे रखी है। आप देखो, आपने अगर ढंग से थोड़ी प्रैक्टिस करोगी तो आपको पता है ये समकोण त्रिभुज की भुजाएँ हैं। ठीक है, 1 का 2 का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर आएगा। तो ऐसा हो गया। तो आपको पता चल गया कि लंबाई या आधार है, इनमें से कोई सा लंब आधार हो तो अपन निकाल सकते हैं। इसका एरिया पूछ रहा है, एरिया क्या होता है? आधार बेस गुणा हाइट। तो इसमें से 12 या 5 में से कोई बेस है कोई हाइट है तो फटाफट निकाला, 2 × 12 6 × 5 30। कोई दिक्कत नहीं इसमें। और इससे नहीं निकालना चाहो तो हीरोइन फार्मूला भी रिजर्व में रखा करो। अगर आपको नहीं याद, कोई भी आपको 3 भुजा दे रखी है और आपको नहीं पता चल रहा कि ये एक समकोण त्रिभुज है या फिर कुछ और है, तो हीरोइन फार्मूला आपको पता है वो क्या होता है। ये अगर इसका नहीं पता है तो ये मेरे को बता देना, ये भी आपको याद रखना है इन रिजर्व में। तो आपको जितने भी आपके छोटी क्लास में 10th स्टैंडर्ड तक जो फॉर्मूले रहे हैं वो आपको जनरलाइज याद करना है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जोनाथन जो है वो 3 वर्ष पहले चक्रवृद्धि ब्याज पे 10% की ब्याज दर से 5 वर्षों के लिए एक लोन लेता है। अब ये कह रहा है कि उसको जो भुगतान करना था वो इतना करना था 1,61,051। अब ये कह रहा है कि हालांकि पूर्व यानी कि अगर वो पहले पेमेंट कर देता है 5 साल से तो कोई पेनल्टी का प्रावधान नहीं है, तो जोनाथन को आगे कुछ बोनस मिलता है तो वो चुकाना चाहता है। तो उसको उस टाइम 3 साल के एंड में कितना भुगतान करना होगा, यानी कि बोनस से पहले बोनस मिलेगा तो वो दे देगा, तो उसको 3 साल में ठीक क्लोज करना है तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप देखो ये इसका फाइनल 5 साल का था तो वही हो गया। इंटरेस्ट देखोगे तो 10 का परसेंटेज निकालोगे तो 10 का परसेंटेज होता है 1/10, यानी कि 10 पे 1 का
ब्याज लगता है। तो उल्टा करना है कि जैसे आज जो अगर प्रॉफिट 1000 है तो कल 1100 हो जाएगा 10% रेट हाई करने से। तो वैसे ही अपन ने 2 साल पहले का निकाला कि कितने अमाउंट बनते हैं उसके 2 साल पहले, वो सबमिट कर देगा। उसके अलावा जो अमाउंट होगा वो भी बोनस मिलेगा तो दे देगा। तो आप काटोगे तो क्या हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 5 बचे, 11 चौक 44, फिर बचे 7, 11 छक्के 66, फिर बचे 4, 11 चौक 44 और 1, फिर काटोगे 11 से तो 11 एकम 11, 11 चौक 11 थी 33, 11 थी 33, 1 तो यहाँ 13,000, यहाँ पे 0 0 लगा दो तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है PQR है, एक वृत्त समबाहु त्रिभुज खींचा जाता है। तो एक वृत्त है, इसके अंदर में एक समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इंग्लिश वालों को शायद समझ ना आए हिंदी, लेकिन इसलिए मैं सारी चीज़ें बोल रहा हूँ। PQR एक समबाहु त्रिभुज है। ये कह रहा है कि S जो है QR पे स्थित कोई बिंदु है, यानी कि S यहाँ पे है। अब ये कह रहा है कि PSQ का मान ज्ञात करना है उसके आधे का। तो PSQ जब आप देखोगे क्या है, तो PSQ ये तो और इजी हो गया। अब देखो PSQ जान इसका आधा पूछ रहा है, तो आपको पता है किसी भी जीवा से, यानी कि ऐसे करो, ये जीवा है, इससे मैं कहीं पे भी बनाऊं, इस चाप पे कहीं पे भी मैं बनाऊं सेम एंगल होगा। ये आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है, ये 60-60 हैं सारे। तो इस जीवा द्वारा इस पे बना कोण 60 है, तो ये भी 60 होगा, कोई दिक्कत इसमें। अब ये टोटल 60 है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, आधा पूछ रहा है, तो 30 हो जाएगा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आए प्लीज़ कमेंट करना। तो इसी के साथ हमने पूरे क्वेश्चन करने की कोशिश करी है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए और कुछ सुझाव देना हो कि हम तेज़ बोलते हैं, धीरे बोलते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट तेज़ कराते हैं, कुछ अलग तरीके से कराने की कोशिश करें, तो प्लीज़ अपना सुझाव कमेंट करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने सुझाव देते रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय।